हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अजय सिंह सोलंकी, फैकल्टी सोशल साइंस, रेजोनेंस पीसीसीपी डिवीज़न। आज हम लेक्चर 2 के साथ अपना ये चैप्टर जो फेडरलिज्म हम लेक्चर 1 के अंदर जहाँ तक पढ़ लिया था उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। आइए एक बार रिकैप ले लेते हैं, हमने लेक्चर 1 में क्या पढ़ा था, ताकि जब आप लेक्चर 2 देखेंगे तो एक क्विक रिकैप हो जाएगा। लेक्चर 1 में हमने देखा था व्हाट इज़ फेडरलिज्म, डिफरेंस बिटवीन यूनिटरी एंड फेडरल सिस्टम, की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, देन आपका व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री, जिसके अंदर हमने देखा था यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट रेसिडुअरी लिस्ट। उसके बाद हमने देखा था कैसे जब कोई मेजर बदलाव करना है तो स्टेट्स की भी हमें 50% क्या लेनी पड़ेगी, एक्सेप्टेंस, जुडिक्शन का क्या काम रहता है। और आइए आज जो हम टॉपिक से चालू करेंगे लेक्चर 2 है आपका हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड, क्या आपका फेडरलिज्म प्रैक्टिस कैसे होता है। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है आपका लिंग्विस्टिक स्टेट्स। लिंग्विस्टिक स्टेट्स की जब हम बात करें बेटा, तो यहाँ पे आपका लैंग्वेज की बात की गई है। पीपल हु स्पोक द सेम लैंग्वेज लिव्ड इन द सेम स्टेट। ठीक है, ये पहले की बात बता रहे हैं। क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स, some states were created not on the basis of language but to recognize difference based on culture, ethnicity and geography. These included states like नागालैंड, उत्तराखंड एंड झारखंड। ये आपका एक सवाल बन गया है। ठीक है, कौन कौन सी ऐसी स्टेट्स हैं जो कल्चर, एथनिसिटी और ज्योग्राफी के बेस पे बनी थी। आपका 3 स्टेट्स दे रखी हैं, नागालैंड, उत्तराखंड एंड झारखंड। कैसे याद रख सकते हैं, बड़ा सिंपल सा ट्रिक है। ईसीजी अपॉन जेएनयू, ये कई बार आ चुका है आपका 1 नंबर में क्वेश्चन। एक बार अपनी कॉपी या बुक में इस ट्रिक को लिख लीजिए आप। आपके क्वेश्चन में एथनिसिटी, कल्चर या ज्योग्राफी आ जाए तो हमें 3 स्टेट्स याद रखनी है, जेएनयू, झारखंड है, दूसरा आपका कौन सा है यहाँ पे, नागालैंड है और उत्तराखंड है। एक ट्रिक मैंने पिछले लेक्चर में बताई थी, आप एक बार रिकॉल करो क्या थी वो ट्रिक, किस लिए थी। अमन, पिछली लेक्चर में मैंने एक ट्रिक लिखाई थी, वो ट्रिक किस लिए थी, रिकॉल करो। मैं नहीं बताऊंगा, मैंने हिंट दे दिए यहाँ पे। आपका आर्टिकल 371 में थी वो। चलिए आगे। सम नेशनल लीडर्स फियर्ड क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट वुड लीड टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री। अब आप भाषा के आधार पे अगर राज्यों को बनाएंगे तो कहीं ना कहीं वो देश की अखंडता पे एक सवाल बन सकता है। ठीक है, तो फिर आगे क्या किया जाए, क्या केवल लैंग्वेज को ही आधार बना जाए, नहीं, कुछ और भी रीजंस हो सकते हैं। देखते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट रेजिस्टेड लिंग्विस्टिक स्टेट फॉर सम टाइम। देखो, जो पहले हम भाषा के आधार पर राज्य बना रहे थे, ठीक है, अब सवाल ये भी आता है कई बार, कुछ बुक्स के अंदर दे रखा है कि पहली स्टेट कौन सी थी आपकी जो लैंग्वेज के आधार पर बनी थी। तो आंसर क्या आता है आपका, साउथ के अंदर आंध्र प्रदेश। ठीक है, जब आप कुछ रिफ्रेशर्स वगैरह देखेंगे या कहीं कुछ एमसीक्यू देखेंगे तो ये क्वेश्चन भी कई बार पुटअप रहता है, तो इसका भी हमें आंसर यहाँ पे मिल गया है। The central government registered linguistic state for some time, but the experience has shown that the formation of linguistic states has actually made the country more united. It has also made administration easier. तो शुरुआत में भाषा के आधार पर राज्य बनाए गए, बट बाद में धीरे धीरे और भी कई सारे कंसेप्ट को लेते हुए हमने राज्य का फॉर्मेशन होता चला गया। और वर्तमान की बात करें, प्रेजेंट की, तो आपका हम कहीं पर भी, अब तो ये बात हम सब जानते हैं कि कहीं पर भी जाकर के हम अपना ट्रेड कर सकते हैं, रह सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। तो इस तरह का कुछ नहीं है कि एक स्पेसिफिक फीचर लेकर के हम एक राज्य को बना देंगे, बहुत सारे फैक्टर उस पर काम करते हैं। तो पहला जो हमारा पॉइंट था लिंग्विस्टिक स्टेट, आगे बढ़ते हैं। अब क्या है आपका दूसरा, लैंग्वेज पॉलिसी। आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन लैंग्वेज। इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, बच्चा कंफ्यूज रहता है इसमें, और यहाँ से सवाल बनता ही बनता है आपका, क्या हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है? हिंदी हमारी क्या है बेटा, हिंदी हमारी क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज है।
ठीक है, पहला तो ये अपन कंफर्म कर लें, हिंदी हमारी क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। हिंदी के अलावा हमारे पास 21 और लैंग्वेजेस जिनको हमने क्या कर रखा है, शेड्यूल लैंग्वेजेस। टोटल शेड्यूल लैंग्वेज कितनी है हमारी, 22। अगर हिंदी के साथ अलावा बोलें तो 21 हो जाएंगी। पेपर में चेक कर लेना क्या आया है, टोटल बोले तो 22, हिंदी के अलावा 21, 21। क्या कंसेप्ट है आइए समझिए। अलग अलग आपके जो स्टेट्स हैं वहाँ की लैंग्वेजेस को कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज करने के लिए, क्योंकि आप पढ़ के आ चुके हो ना पावर शेयरिंग के अंदर, कैसे बेल्जियम ने सबको साथ लेते हुए चीज़ों को आगे बढ़ाया था, और कैसे श्रीलंका ने जब सबको साथ नहीं लिया तो वहाँ सिविल वॉर चलता रहा। तो हम तो सबको साथ लेकर के चलने वाले लोग हैं, सबका साथ सबका विकास। तो हमने हमारी 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस के द्वारा अलग अलग कम्युनिटीज़ को ये मैसेज दिया, कहीं ना कहीं जाता भी ये मैसेज कि भाई आपकी लैंग्वेज को भी हमने शेड्यूल में डाल रखा है और इसको भी एक ड्यू हम इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। अब आपकी एनसीईआरटी में बेटा एक चार्ट दे रखा है जिसमें अलग अलग लैंग्वेजेस लिख रही हैं और उसमें बता रखा है कौन सी लैंग्वेज हम कितनी किस प्रपोर्शन में परसेंटेज में बोलते हैं। ठीक है, तो हालांकि ये सवाल आए न या ना आए, एनटीएससी में तो आ ही चुका है, एनटीएससी आपको पता है क्या होता है हमारा। ठीक है, उसमें एक बार सवाल आ गया था कि बताइए आपका शेड्यूल लैंग्वेजेस जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है उसको क्रोनोलॉजिकली आप अरेंज करें। सबसे ज़्यादा कौन सी बोलते हैं, हिंदी। दूसरी फॉर एग्जांपल अगर बंगाली है, तीसरी अगर मराठी है, चौथी अगर तेलुगु है, इस तरीके से। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है जब हम एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे हैं, तो हम कोई भी चीज़ इसके अंदर स्किप ना करें। फिर बताता हूँ क्या बोला मैंने। एनसीईआरटी में आपको एक चार्ट दे रखा है जहाँ पे अलग अलग लैंग्वेजेस की परसेंटेज दे रखी है कि किस परसेंटेज में किस लैंग्वेज को बोला जाता है। तो हम उसको भी प्रिपेयर कर लें, जब इतना पढ़ लें तो थोड़ा बहुत, इतना पढ़ रहे हैं थोड़ा बहुत वो भी सही। फिर देखें भाई आगे क्या है। A candidate in an examination conducted for the central government position may opt to take examination in any of these languages। ठीक है, ये तो पता है हमें। आप दो लैंग्वेजेस चूज करते हैं, एक अगर हिंदी करी है तो दूसरी कोई इसमें से लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। स्टेट्स टू हैव देयर ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज, राज्य भी अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बना सकते हैं। सेंटर स्टेट पॉलिसी, अब ये तीसरा पॉइंट है, केंद्रीय राज्य संबंध। बिफोर 1990 क्या था भैया, सेंटर में आपका द सेम पार्टी रूल बोथ एट द सेंटर एंड मोस्ट ऑफ द स्टेट्स, तो दिक्कत आती नहीं थी। दिस मीन्स दैट द स्टेट गवर्नमेंट डिड नॉट एक्सरसाइज देयर राइट एज ऑटोनोमस फेडरल यूनिट्स। द सेंट्रल गवर्नमेंट वुड ऑफन मिसयूज द कॉन्स्टिट्यूशन टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट दैट वर कंट्रोल्ड बाय राइवल पार्टी। तो 1990 के पहले हो रहा था ये, अभी नहीं हो रहा, पहले हो रहा था। जब क्या होता था, अगर केंद्र में अगर कोई ऐसी सरकार है जो अलग पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा बनाई गई है, तो उनको परेशान करने के लिए कभी उनको फंड्स कम दिए जा रहे हैं, कभी इमरजेंसी लगा दी, तो इस चीज़ से ये लोग परेशान रहते थे। और कहीं ना कहीं फिर इसके लिए क्या आगे सोल्यूशन निकल कर क्या है वो भी देखते हैं, बट उस समय तो ये समस्या रहती थी। दिस अंडरमाइंस द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म। तो क्या ये फेडरलिज्म को फेवर कर रहा है, नहीं। अब भाई आपकी बुक में दो इमेजेस दे रखी हैं, एक इमेजेस में तो आपका एक लीडर यहाँ पे बता रखा है जिसके आगे स्टेट के अलग अलग लीडर्स क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पावर मांग रहे हैं। और एक में बता रखा है एक सोफे पर अटल बिहारी वाजपेयी जी बैठे हुए हैं, जहाँ पर अलग अलग लीडर्स के साथ में फ़ोटो दे रखे हैं। जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो ये दो इमेजेस भी आपको दिखने वाली है। एक में तो आपका एक लीडर है जो क्या कर रही हैं, पावर बांट रही हैं अलग अलग स्टेट्स वालों को, और एक में क्लियरली एक अटल बिहारी वाजपेयी जी की इमेज दिख रही है जो एक सोफे पे बैठे हैं, और साथ में कुछ पार्टीज आसपास उस सोफे के लगाई गई हैं। सिंबॉलिक तौर पे बताया जा रहा है यहाँ पे इसमें कि कोएलिशन गवर्नमेंट के क्या ड्रॉबैक्स रहते हैं। अब 1990 के बाद देखें अपन, दिस पीरियड सॉ द राइज ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इन मेनी स्टेट्स। दिस वाज आल्सो द बिगनिंग ऑफ एरा ऑफ कोएलिशन गवर्नमेंट। कोएलिशन गवर्नमेंट और अलायंस क्या होता है भैया, ये आप समझ लो, दोनों ही चीज़ आपकी 10th क्लास के अंदर है, अलायंस और कोएलिशन गवर्नमेंट। अलायंस में अगर अपन बात करें तो एनडीए हो गया, यूपीए हो गया, ठीक है।
नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। ठीक है, अब होता क्या है, जब पार्टियां अलग अलग पार्टियां हाथ मिलाती हैं चुनाव लड़ने के लिए, तो वो तब तो क्या ही कहलाएंगी, अलायंस। पर जब सरकार बन जाएगी, अब ये क्या है, गठबंधन की सरकार तो कहलाएगी आपका कोएलिशन गवर्नमेंट। ठीक है, आपका पॉलिटिकल पार्टीज में दे रखा है ये अलायंस, और इसका एक और नाम दे रखा है फ्रंट। आइए अब आता है आपका ये आखिरी टॉपिक, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, विकेंद्रीयकरण। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है भैया, ये आता है आपका 1 नंबर में। व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन? व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू लोकल गवर्नमेंट। जब हम लोकल लेवल की जो गवर्नमेंट है उन्हें पावर दे रहे हैं, देर आर लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इशूज विच आर बेस्ट सेटल्ड एट द लोकल लेवल। बहुत सही बात बताई, कुछ ऐसे इशूज हैं जो लोकल लेवल के लोग ज़्यादा बेहतर समझ पाते हैं कैसे इनको रिजोल्व कर सकते हैं। पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम इन देयर लोकेलिटी। अब दिल्ली से किसी राज्य के अंदर, फॉर एग्जांपल केरला, केरला का भी कोई एक गांव, पैसा जाना है। अब दिल्ली से पैसा जा रहा है, अब कैसे पता वहाँ पे किस चीज़ की प्रायोरिटी पे ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल दिल्ली से पैसा गया वहाँ पे स्कूल बनाने के लिए, स्कूल बनाने के लिए, बट ज़रूरत किस चीज़ की थी, हॉस्पिटल की। अब यही चीज़ उल्टी कर देते हैं अपन यहाँ पे, अगर जो विलेज है वहाँ से डिमांड जाए ऊपर सेंट्रल में या स्टेट में कि भैया हमें क्या करना है, अभी स्कूल की जगह हॉस्पिटल क्यों प्रायोरिटी पे बनाना है, तो ज़्यादा बेटर है। समझ में आया कंसेप्ट? तो आपका टॉप से बॉटम की जगह बॉटम से जब टॉप डिमांड जा रही है, तो वो ज़्यादा बेटर वे में किस जगह पे किस चीज़ को पहले करना है वो काम हो पाएगा। दे ऑल्सो हैव बेटर आइडियाज़ ऑन वेयर टू स्पेंड मनी एंड हाउ टू मैनेज थिंग्स। At the local level, it is possible for the people to directly participate in decision making. Decision making में भी ये participate कर सकते हैं। This helps to inculcate a habit of democratic participation, जो एक important feature है हमारा democracy का। तो ये क्या हो गई, why decentralization is necessary। अगर 1 नंबर के साथ कुछ और भी पूछ लिया जाए तो हम इन पॉइंट्स को लिख करके अपना आंसर कंप्लीट कर लेंगे। A major step towards decentralization was taken in 1992। ये 1 नंबर में आता है आपका, किस साल हुआ था, 1992 में। Now it is constitutionally mandatory to hold regular elections to local government। चुनाव तो कराना ही है हर 5 साल में। आपका जो सीट्स हैं वो रिजर्व रखेंगे हम किसके लिए, कैटेगरीज के लिए, जैसे कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के लिए। वुमेन के लिए 1/3 सीट्स हम क्या करने वाले हैं, रिजर्व रखने वाले हैं। एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन बनेगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य निर्वाचन आयोग, जो क्या करेगा, आपका पंचायत और म्यूनिसिपल इलेक्शन कराएगा। जैसे कि अभी मैं बात करूं तो आपका 2 दिन पहले ही अखबार में आया था कि कुछ राज्यों में चुनाव होने वाले, उनकी तारीखें डिक्लेयर कर दी हैं। तो अब वो कौन से चुनाव होने वाले हैं, आपका स्टेट के अंदर अगर चुनाव आ रहे हैं, ठीक है, तो उसको कौन करेगा, डिक्लेयर किसने किया, अभी इलेक्शन कमीशन ने। बट ये स्टेट इलेक्शन कमीशन है, आपका म्यूनिसिपल और पंचायत वाले चुनाव ये करवाता है। द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर एंड रेवेन्यू विद द लोकल गवर्नमेंट बॉडी। हो रही है क्या पावर शेयरिंग, हो रही है ना। आपको अपना रेवेन्यू और पावर लोकल गवर्नमेंट को भी क्या करना है, शेयर करना है। अब देखते हैं क्या लेवल है आपका, ग्राम पंचायत। ईच विलेज और ग्रुप ऑफ विलेज इन सम स्टेट हैज ग्राम पंचायत। This is a council consisting of several ward member often called पंच and president और सरपंच। अब जो कुछ ग्राम पंचायत है वो मिल करके क्या बन जाएंगे, आपका पंचायत समिति, जिसको ब्लॉक और मंडल भी कहते हैं। द मेंबर ऑफ दिस रिप्रेजेंटेटिव बॉडी आर इलेक्टेड बाय ऑल द पंचायत मेंबर इन दैट एरिया। और लास्ट में ऑल द पंचायत समिति टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द जिला परिषद। मोस्ट ऑफ द मेंबर जिला परिषद आर इलेक्टेड। तो सबसे पहले क्या है आपका, ग्राम सभा, फिर ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति, और फिर क्या है आपका जिला परिषद। फिर से बनाए एकदम अच्छे से।
देखिए, सबसे पहले आपका ग्राम सभा, 18 से ऊपर के लोग वोट डालेंगे। किसके लिए? आपका ग्राम पंचायत के लिए। पंचायत समिति बनेगी और फिर बनेगा आपका जिला परिषद। ठीक है, एक बार वीडियो पॉज करके इस डायग्राम को बना लेना। अब ग्राम पंचायत के अंदर लोगों ने वोट डाला, पंच सरपंच बन गए। फिर उसके बाद कुछ, ये तो एक गांव की हो गई, 10 से 12 गांव या कुछ गांव मिला करके उनसे फिर हम पंचायत समिति बनाएंगे, और फिर पंचायत समिति में जिनको चुनेंगे उससे आपका क्या बनेगा? जिला परिषद बनेगा। अर्बन लोकल गवर्नमेंट, अभी तो अपन रूरल की बात कर रहे थे, अब अर्बन की बात कर लेते हैं, शहर। Large government bodies for urban area. Municipalities are set up where? In towns. Big cities are constituted into municipal corporation. Both municipality and municipal corporation are controlled by elected bodies. अब municipal chairperson किसका हेड होता है? म्यूनिसिपैलिटी का। और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का कौन होता है? मेयर। ये आपको याद रखना है, बार बार बच्चा कंफ्यूज होता है। म्यूनिसिपल चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ म्यूनिसिपैलिटी एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का कौन होता है? मेयर। इन दो पॉइंट्स में बच्चा कंफ्यूज रहता है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आइए अब एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन से उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट आउट वन फीचर इन प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया दैट इज सिमिलर टू एंड वन दैट इज डिफरेंट फ्रॉम बेल्जियम। सिमिलर क्या है बेटा? हम पावर शेयर कर रहे हैं ना, सिमिलर है। और डिफरेंस क्या रहेगा? उनके पास कम्युनिटी गवर्नमेंट थी, हम ऐसा कोई यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड यूनिटरी वन? यूनिटरी और फेडरल। यूनिटरी में तो कौन रहेगा? सेंटर ही जो है सारी पावर लेके रखेगा। अगर कोई सबऑर्डिनेट यूनिट बन भी रही है, सबऑर्डिनेट यूनिट बन भी रही है तो वो किसके अधीन कार्य करेगी? सेंट्रल के। जबकि फेडरल में सेंटर अपना काम कर रही है, स्टेट अपना काम कर रहा है, दोनों अपना इंडिविजुअली काम कर रहे हैं, इंटरफेरेंस नहीं है। टू डिफरेंसेस बिटवीन द लोकल गवर्नमेंट बिफोर एंड आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये तो अभी पढ़ाया ही है आपको 5 मिनट पहले। बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर आफ्टर। बिफोर क्या था? पावर्स नहीं थी, हमने ऐसा कुछ सेटलमेंट ही नहीं कर रखा था कि लोकल गवर्नमेंट को हम रेवेन्यू वगैरह क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बट आफ्टर में पावर्स भी आई, रेवेन्यू भी डिस्ट्रीब्यूट किया, और हर 5 साल में चुनाव भी कराने हैं, 1/3 वुमेन को भी सीट देनी है। ये सारे अलग अलग पॉइंट्स जो अभी अपन ने बस 5 मिनट पहले ही पढ़े, उनको हम यहाँ पे शेयर कर देंगे। द डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट इज national government gives some power to provincial government. Power is distributed among legislature, executive and judiciary. Elected officials exercise supreme power in the government, या governmental power is divided between different levels of government. तो यहाँ पे क्या है हमारा? गवर्नमेंट की जो पावर है उसको हमने अलग अलग लेवल में क्या कर रखा है? डिवाइड कर रखा है। सेंट्रल, स्टेट, लोकल। अब अपन को यहाँ पे क्या करना है? यूनियन स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर सब्जेक्ट क्या करने हैं? फिल करने हैं। यूनियन लिस्ट क्या ट्रिक बताई थी? एक बच्चा है जो फेसबुक चलाता नहीं है और डाउट क्लास में आता है। फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, डिफेंस, करेंसी और कम्युनिकेशन। स्टेट का क्या बताया था? PTCAI, पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर और इरिगेशन। और जो बचा हुआ है वो किस में आ जाएगा? आपका कॉन्करेंट लिस्ट में। तो ये काम हमारा हमारी ट्रिक से बड़ी आसानी से हो जाएगा।
जब इन दोनों को बढ़ देंगे तो बच्चे हुए अपने आप किस में आ जाएंगे, आपके कॉन्करेंट लिस्ट में आ जाएंगे। जैसे आपका हम अगर बात करें तो मैरिज किस में आ जाएगा, अपना कॉन्करेंट में आ जाएगा। अब क्या करना है, मैच करना है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट, अच्छा ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन लिस्ट, ठीक है। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट कॉन्करेंट लिस्ट। लोकल गवर्नमेंट रेसिडुअरी पावर, नहीं। आपका रेसिडुअरी पावर में तो क्या आता है, आपका रेसिडुअरी लिस्ट में क्या आता है, कंप्यूटर आता है ना। तो ये वाला क्या हो गया, नॉट करेक्टली मैच्ड।